हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वेतन कितना मिलता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है तथा राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं आदि के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं। और जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं उनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है वह अपनी समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसको याद रखिएगा कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति है तथा शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह विदेशों में देश को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अपने देश को, भारत को विदेशों में कौन रिप्रेजेंट करता है? तो विदेशों में राष्ट्रपति हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यहाँ पर शासन कौन करता है? तो शासन प्रधानमंत्री करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के समक्ष समता रखता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष समता रखता है? तो ब्रिटेन की महारानी के समक्ष समता रखता है। लेकिन इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों में एक मौलिक अंतर ये है कि ब्रिटेन की सम्राज्ञी का जो पद है वह वंशानुगत होता है, यानी कि वंश पर आधारित होता है। यानी कि यदि बाबा जो हैं, यानी दादाजी जो हैं वह राजा थे, तो भाई दादाजी का जो लड़का होगा वो भी राजा होगा, उसके बाद उसका जो पोता होगा वो भी राजा होगा, यानी उसमें चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। जबकि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसी कारण भारत को गणतंत्र कहा जाता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा भारत के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इसी कारण भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है, यानी राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 53 में उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार सामान्यतः राष्ट्रपति बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होता है। अनुच्छेद 53 को देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति उसके हाथों में निहित होती है और वह विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है। यानी राष्ट्रपति ही वह व्यक्ति है जो विभिन्न उच्च पदों पर लोगों की नियुक्तियां करता है, उन्हें नियुक्त करता है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और राष्ट्रपति जो है
वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार होता है। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं अपने इन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लाजिमी है कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख मात्र है, तो क्या उसके पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इसमें पहला है कि कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सैनिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति और आपातकालीन शक्तियाँ। ये किसकी शक्तियाँ हैं? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियाँ हैं। और अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे तथा राज्य की विधानसभाओं एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि दिल्ली एवं पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया? तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। इससे पहले दिल्ली एवं पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य एवं विधानसभा यानी कि विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब आगे देखेंगे निर्वाचन की रीति। तो संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, नहीं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा। अब इसके आगे देखेंगे राष्ट्रपति की पद अवधि, यानी पद की अवधि क्या है, कितने साल तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी 5 साल तक वह अपने पद पर रहेगा। और राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के पश्चात भी, यानी जब उसके पद की समाप्ति हो जाती है, अवधि की समाप्ति हो जाती है, उसके पश्चात भी वह तब तक अपने पद को धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी जब तक कि दूसरा नया निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह अपने पद पर आसीन रहेगा। परंतु 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। परंतु 5 साल से पहले भी यदि राष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र दे करके अपने पद को छोड़ सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अपना यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है, दे सकता है, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा? तो इसकी सूचना यानी राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। अब आगे देखेंगे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। धारा 57 अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में यह उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है, यानी पूछे गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी जो एक बार राष्ट्रपति बन जाए
क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो 57 में कहा गया, यानी धारा 57 में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक नहीं लगाया गया है। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी योग्य होगा जबकि वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए वह तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के किसी सदन का सदस्य ना हो। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त में से किसी सदन का सदस्य है भी तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद उसे इस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति का वेतन। तो वर्तमान में संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, यानी राष्ट्रपति को कितना रुपया दिया जाता है, तो 5 लाख जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि 5 लाख है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। सेनावृत्ति के बाद राष्ट्रपति को 30 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी प्राप्त होती है, यानी कि रिटायर होने के बाद, पद से जाने के बाद, यानी पद छोड़ने के बाद राष्ट्रपति को 30 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 59 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते को उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते, और राष्ट्रपति को जो उपलब्धियां प्राप्त हैं और जो भत्ते उसको दिए जाते हैं वह उसके कार्यकाल में नहीं घटाया जा सकते, उसके हटने के पश्चात ही घटाया जा सकते हैं, उसके कार्यकाल में। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पहले, यानी अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कार्यपालन एवं संविधान की रक्षा का शपथ लेगा। यानी कि जो राष्ट्रपति है वह किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने वह शपथ लेता है। अब इसके आगे देखेंगे महाभियोग क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चला करके उसे पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि अभियोग लगाने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के अभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षरित हों, यानी लिखे होने चाहिए। राष्ट्रपति को सदन में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा लेने और अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए और सदन ने अपने कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रस्ताव को पास कर दिया, तो प्रस्ताव पास होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा, यानी पद से हटा हुआ समझा जाएगा। अब आगे देखेंगे पद की रिक्तियाँ। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है, यदि राष्ट्रपति का जो पद है वह राष्ट्रपति की मृत्यु की वजह से या उसके द्वारा त्यागपत्र दे देने की वजह से या पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसको राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, यानी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है
तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, और यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर ही होना चाहिए। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। तो पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पद पर रहते हुए उसे ना तो बंदी बनाया जा सकता है, उसे किसे, तो राष्ट्रपति को, और ना ही दंडित किया जा सकता है। पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध 2 माह की पूर्व सूचना दिए बिना दीवानी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती।